अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में सेनेट से इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक 26वीं आइनी तरमीम मंजूर करा ली गई, धौंस से, धांधली से, अगवा करके सेनेटर्स को। लेकिन अब कौमी असम्बली में इस वक्त तक बहस चल रही है। गुज़श्ता कई घंटों से वहाँ इजलास चल रहा है और जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन तो हारे ही हारे थे। उन्हें उस दिन ISI वालों ने अपने पोलिंग स्टेशन पर भेजकर RO से नताइज तब्दील करवा लिए थे। आज ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर होने के बाद पाकिस्तान के अवाम एक बार फिर इन गैंगस्टर से, इस मैंडेट चोर ग्रोह से हार गए। अब इस जीत और हार के दरमियान कौन कौन अवामिल, कौन कौन से लोग शरीक थे और इस हार का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, इस पर तफसील से बात करेंगे। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी और कौन से पॉलिटिकल लीडर ने क्या खोया, क्या पाया और आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। और आपसे गुजारिश कि आपने अगर अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और एक दूसरे के साथ राब्ते में रहें। नाजरीन, आपने सेनेट और कौमी असम्बली की तकारीर या आप तक जो रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं उसके मुताबिक आपने सुना होगा कि ये सारे सियासतदान आइन आइन और आइन की तकरार किए हुए हैं। हालांकि अगर ये सब कुछ आइन की बरतरी के लिए कर रहे हैं और आइन की सरबुलंदी के लिए कर रहे हैं तो ये आइन की खुलेआम खिलाफ वर्जी तो इस वक्त भी कर रहे हैं। आप पीछे मुड़कर देखें, कब कब इन्होंने आइन तोड़ा। जब जब इन सियासतदानों को या जर्नैलों को मौका मिला, इन्होंने इसी आइन का तिया पांचा किया। अभी चंद रोज पहले की वारदात आपको याद होगी कि 90 दिन के अंदर जब पंजाब असम्बली और KPK के इलेक्शन कराने थे तो ये उस वक्त सारे आइन के दावेदार कहाँ थे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन आइन में लिखे हुए हैं और इसी बुनियाद पे इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़वाई थी, लेकिन नहीं करवाए गए इलेक्शन और आइन को तोड़ा गया। किसी को सजा हुई नहीं हुई। किधर थे उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, कहाँ थे नवाज शरीफ, कहाँ थे जरदारी। ये सारे PDM 1 बना के बैठे हुए थे और आज इन्हें आइन याद आ गया है। चलें, उस वक्त PDM 1 थी, इस वक्त ये हुकूमत में है, PDM 2 हैं। मौलाना साहब इस वक्त अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन साथ वो हुकूमत का दे रहे हैं क्योंकि वो उम्मीद से हैं। उनकी उम्मीद की बात आगे करेंगे। फिल वक्त अभी अगर बात करें तो ताज़ा तरीन इस वक्त भी ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया हुआ है। आइन के आर्टिकल 189 के मुताबिक पाकिस्तान का हर शहरी और हर इदारा इस बात का पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और उनके साथ तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स जो मेम्बरान हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो दीदा दलेरी से बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होता है, जो वो नहीं चाहते। आइन की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं और सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, तौहीन अदालत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करके। लेकिन ये जितने आइन के दावेदार हैं ये सारे मुजरिमाना खामोशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन आज असम्बली में आपने इनकी धुआंधार तकारीर ज़रूर सुनी होंगी, जो सब झूठ है और अगर एक लेमैन के अल्फाज में कहा जाए तो बकवास। अब इस सारे मामले के जिम्मेदारान की बाद में बात करेंगे। मुझे यहाँ एक छोटी सी रिजेंबलेंस आपको बतानी है कि यहाँ हमारे टोरंटो कनाडा में 1 जून 2018 को सूबाई इलेक्शन हो रहे थे ओंटारियो गवर्नमेंट के, और कैथरीन वेन जो उस वक्त आउट गोइंग प्रीमियर थी ओंटारियो की, लिबरल पार्टी से उनका ताल्लुक था, 1 जून को वाटरलू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स से खिताब कर रही थी। अब वो अपनी मामूल की कंपेन पे थी, बाहर निकली, आगे मीडिया के लोग उन्हें मिले और मीडिया के लोगों से बात करते हुए कैथरीन वेन ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे और हम हुकूमत नहीं बनाने जा रहे, हमारी पोजीशन कमज़ोर है। ये 1 जून 2018 की बात है और 7 जून 2018 को इलेक्शन थे। उन 6 दिनों में मुझे खुद कई उम्मीदवार यहाँ लिबरल पार्टी के मिले। उन्होंने कहा कि हमें तो कैथरीन वेन ने मरवा दिया कि जब तू इलेक्शन से 7 दिन पहले कह रही है कि हम इलेक्शन हार रहे हैं, नहीं जीत रहे, आइंदा हुकूमत हमारी नहीं बनेगी, तो उसके बाद हम जो दरवाज़ा नाक करते हैं वोट मांगने के लिए, आगे से लोग कहते हैं बाहर निकल के, आपकी तो पार्टी लीडर कह रही है कि हम इलेक्शन नहीं जीत रहे, तो फिर आप हमसे वोट क्यों मांगने आए। एग्जैक्टली यही काम बैरिस्टर गौहर ने किया है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ पहले बैरिस्टर गौहर ने खुद स्टेटमेंट दी कि हमारे 7 कौमी असम्बली के मेम्बरान और 2 सेनेटर्स बिक चुके हैं। जब बैरिस्टर गौहर अली खान वक्त से पहले बता दें कि हमारे लोग बिक गए और हम हार रहे हैं, हुकूमत जीत रही है, तो उसके बाद यही नतीजा होना था जो आज सेनेट में हुआ और अभी चंद घंटों बाद कौमी असम्बली में आप देख लेंगे एग्जैक्टली वही जो कैथरीन वेन ने किया था। तो गौहर अली खान और कैथरीन वेन बराबर सजा के हकदार हैं।
तरामीम कौन कौन सी ज़ेर बहस थी उस पर तो हम पहले विलाग कर चुके हैं। अब इस पे बात करते हैं कि तरामीम कौन सी फाइनल अप्रूव हुई और उसमें पब्लिक के लिए क्या खोया क्या पाया और इन सियासतदानों ने क्या हासिल किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या गेन किया और इसके अदालती महाज पर क्या असरात होंगे और सियासी महाज पर क्या असरात होंगे। सबसे पहले ये कि इन तरामीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन तरामीम की ज़रूरत, आम लोग कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये जजेस की तैनाती, ये होगा वो होगा, चीफ जस्टिस कौन बनेगा। पहले मिलिट्री कोर्ट का मामला भी था उसमें जो निकाल दिया गया, तो ये लोग कंफ्यूज थे। असल मामला एक वन लाइनर ये है कि ये फॉर्म 47 की मैंडेट्स और हुकूमत इस खौफ में मुब्तला थी कि अगर काजी फायज ईसा साहब ना रहे तो हमारा क्या होगा, क्योंकि काजी फायज ईसा साहब अभी तक फॉर्म 47 वाले मामले पे पर्दा डाल के बैठे हुए थे। इन्होंने पूरी कोशिश की काजी फायज ईसा साहब कंटिन्यू करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले उम्र बढ़ाने की बात की, उसमें कामयाब नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा एक वफाकी आईनी अदालत बनाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक अदालत होगी और काजी साहब उसके सरबराह होंगे। फिर वो फॉर्म 47 और 45 वाले मामले पे बैठे रहेंगे, वो भी उसमें भी कामयाब नहीं हुए। अब इनका मसला कि नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। इन्हें खौफ है चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से, और इसका जिक्र आज मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में भी किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी आउटगोइंग चीफ जस्टिस से डर रही थी और एक पॉलिटिकल पार्टी आने वाले इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डर रही है। और बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह से मुस्लिम लीग नून वाले और पीपल्स पार्टी वाले डरते हैं कि अगर वो आ गए तो उन्होंने फॉर्म 45 47 वाला 8 फरवरी के इलेक्शन वाला मामला उन्होंने टेकअप कर लेना है और उसके बाद फिर हमारे सारे फॉर्म 45 खुल जाएंगे और हम हुकूमत से हाथ धो बैठे। सिर्फ हुकूमत से हाथ धोने का मसला नहीं है, मसला यह है कि ये सारा कुछ कराया किसने, क्योंकि आपको पता है कि ये ज़बान ज़द-ए-आम है और लोगों ने देखा भी कि उस रात 8 फरवरी की रात जिन जिन आरओज के ऑफिस में धावा बोला गया, वो धावा बोलने वाले कोई और नहीं थे, हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ISI के लोग थे। नकाब पोश थे, लेकिन इतलात सब ने यही दी, लोगों ने कंफर्म किया कि वो ISI के लोग थे। यहाँ तक बताया कि कौन से सेक्टर के लोग थे, कौन से कोर से आए थे और क्या काम करके वो चले गए। सारे फॉर्म 47 वहाँ बैठ के तैयार किए गए और आज तक वो उन्हीं पे हुकूमत बनी हुई है। तो ये सारा डर है आर्मी चीफ को कि वो बेनकाब हो जाएंगे, डर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो बेनकाब हो जाएंगे, और इस हुकूमत को, मियाँ शहबाज शरीफ को तो, और सदर पाकिस्तान जो इन्हीं फॉर्म 47 ज़दा MNAs और MPAs और सेनेटर्स के वोटों से सदर पाकिस्तान बने हैं, उन्हें भी खदशा है। तो ये सारे अपनी 8 फरवरी की धांधली पे पर्दा डालने के लिए इन्हें मसला था कि अगर कोई कानून इंसाफ की बात करने वाला जस्टिस, जिस तरह की तवक्को है जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर वो आ गए तो फिर हम सब बेनकाब भी हो जाएंगे और अपने ओहदों से भी हाथ धो बैठेंगे। और फिर सिर्फ ये एक मसला था, बाकी सारी कहानियां हैं कि आइन में फलां शिक, फलां तरमीम, आइन की बलादस्ती, पार्लियामेंट की बलादस्ती, कंट्रोल हमारा होना चाहिए, किसका होना चाहिए। पहले हमारे साथ ज्यादतियां हुई, अदलिया की तरफ से ज्यादतियां हुई, इन्होंने जर्नैलों को रिलीफ दिया, इन्होंने आइन तोड़ने वालों को रिलीफ दिया, ये सब कहानियां हैं। सिर्फ इस वक्त एक इसका मामला था, इसकी जरूरत सिर्फ एक थी कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे पर्दा डालना। और अब इनकी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि शायद अब जो नई तरमीम के बाद 3 सीनियर 3 जजेस का पैनल जाएगा पार्लिमानी कमेटी के पास, पार्लिमानी कमेटी डिसाइड करेगी कि किसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो नाम प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे और प्राइम मिनिस्टर सदर को, और सदर तक साइन कर देंगे नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। अब 3 सीनियर 3 में से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, और अब तक की इतलात के मुताबिक जस्टिस याह्या अफरीदी मोस्ट फेवरेट है और उनके इम्कानात ज़्यादा हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी की शख्सियत कैसी है, इस पे काफ़ी बहस हो चुकी है। मजीद थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। याह्या अफरीदी का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है बुनियादी तौर पर, और बाद अज़ां वो पेशावर हाई कोर्ट में वो उन्हें जज लगाया गया। 2016 में वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने, 2018 में उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और अब अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बनते पुराने तरीक़ाकार के मुताबिक सीनियर मोस्ट, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर बनते, तो उसके बाद याह्या अफरीदी ने बनना ही बनना था। लेकिन अब चूँकि अपनी बहुत अर्ली एज में वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो वो आइंदा 6 साल तक के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे, अगर जिस तरह का प्लान है इस गवर्नमेंट का। और इनकी तवक्को ये है कि याह्या अफरीदी ऐसे हैं कि वो दरमियान में रहने वाले हैं, और शायद अगर हमने उन्हें बनाया इतनी मुखालफत के बाद तो वो हमें फेवर करेंगे, ये PDM वालों का इम्कान है। दूसरी तरफ हमारे पिंडी वाले जो असल गैंगस्टर्स के गैंगस्टर हैं, जो चीफ हैं सब मामलात के, जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये पकड़ धक्कड़, MNAs उठाना, सेनेटर्स उठाना। शहबाज शरीफ बेचारों की क्या हिम्मत है कि वो किसी MNA को हाथ भी लगाएं या सेनेटर को। ये सारे पिंडी वाले कर रहे हैं, हमारे आर्मी वाले, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये SI वाले कर रहे हैं। बाकी कामों से वो फारग लगते हैं, सिर्फ इसी काम पे लगे हुए हैं। तो उनके मामलात चल रहे थे मंसूर अली शाह साहब के साथ भी और याह्या अफरीदी साहब के साथ, दोनों के साथ बराबर पिंडी वाले राब्ते में हैं। और मेरे ख्याल में दोनों ने अपने अपने तौर पर उन्हें यकीन दहानी कराई होगी कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपने जिम्मेदारियां निभाएंगे और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं करेंगे। ये बात दोनों ने की होगी, लेकिन
इम्कान ये है कि शायद याह्या अफरीदी ये यकीन दिलाने में ज़्यादा बेहतर अंदाज में कामयाब हुए हैं। मंसूर अली शाह साहब से अब भी हमारे पिंडी वाले डर रहे हैं, इसलिए याह्या अफरीदी ही नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन जो आईनी बेंच बनाना है उसका मामला अभी तक लटका हुआ है, और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जिन्हें अहमद खान काजी फायज ईसा का चमचा कहते हैं, इम्कान है कि शायद उन्हें आईनी बेंच का सरबराह लगा दिया जाए, और उसके बाद तमाम मामलात जो आईनी मामलात होंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन के पास होंगे। इस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, इन सब को खुडे लाइन लगाने का प्लान है। जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बनाएंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन ये इनके प्लान है। वो कहते हैं ना वल्लाह खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह ताला बेहतर तदबीर करने वाला है। क्या पता डाउन दी रोड क्या हो। और यूं जो आईनी बेंच बनेगा जिसका इम्कान जस्टिस अमीनुद्दीन का ज़्यादा है, उनके पास सारे मामला चले गए जाएंगे, जिनमें बल्ले का निशान छीनने वाला मामला काजी साहब का मुतनाज़ फैसला है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, इस पर अभी बहस चलनी है आगे मजीद, और फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो उनके पास दरखास्तें आई हुई हैं। और इससे अलावा जितने आईनी मामला होंगे वो सारे उस मखसूस बेंच के पास चले जाएंगे जो इस हुकूमत का पुरवर्दा बेंच होगा। तो ये इनका प्लान है। लेकिन जो पाकिस्तान भर के वकला हैं वो इस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसके बाद अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। और जो पार्लिमानी कमेटी तजवीज़ की गई है उसमें कौमी असम्बली के 8 अरकान और सैनेट के 4 अरकान होंगे, जो वहाँ जिस पार्टी की जितनी अक्सरियत है उस तनासिब से। और फिर वफाकी वज़ीर कानून, अटार्नी जनरल, वो भी उसके मेंबर होंगे। तो ये पहले ही गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है उन्होंने, कि अगर अपोजिशन के 2-3 बंदे उस कमेटी में आ भी गए, इसके बावजूद अक्सरियत हुकूमत के पास ही रहेगी। ये अपनी मर्जी का ही चीफ जस्टिस भी लगाएंगे, अपनी मर्जी का ही आईनी बेंच का सरबराह भी लगाएंगे। फिर इसमें से जो किरदार मौलाना साहब का है उस पर बहुत बहस हो रही है कि मौलाना साहब ने शायद बेहतर अंदाज में यहाँ से निकले, कि मौलाना साहब ने PTI वालों को भी खुश रखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिलावल की भी बल्ले बल्ले करा दी कि तुमने बच्चे के तौर पर पहला अपनी सियासी असाइनमेंट ली थी, मौलाना साहब ने उसके साथ कंधा मिलाया और वो कामयाब निकले यहाँ से। और बिलावल इस वक्त अपने आप को समझते हैं, सीना चौड़ा करके वो पार्लियामेंट हाउस में फिर रहे हैं कि शायद उनकी ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और सियासी एतबार से देखा जाए तो है भी, लेकिन क्या वो इससे अगले जो ख्वाब देख रहे हैं क्या वो भी पूरे होंगे या नहीं, इस पर बाद में बात करते हैं। मौलाना साहब ने यहाँ से एक और अपना मुतालबा जो मनवाया है वो है पाकिस्तान में बिला सूद बैंकारी का निज़ाम लाने का। मौलाना साहब ने यहाँ कमिटमेंट ले ली है इन तरमीम के ज़रिए कि 2028 के बाद पाकिस्तान भर में सूद का निज़ाम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा फ़ैसला है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर इस्लामी मुल्क है, जमहूरिया तो हम नहीं रहे, इस्लामी अगर है तो इसमें फिर सूद का कारोबार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये हम करना चाहते हैं वाकई, तो हमें आज से हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें आज से काम शुरू करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम 2028 में इस काबिल होंगे। अब आते हैं कामयाबी। बिलावल की कामयाबी आप कह सकते हैं कि कामयाबी है। मौलाना की कामयाबी, यस, मौलाना की भी कामयाबी आप करार दे सकते हैं। PTI वालों की जुज़वी कामयाबी यहाँ आप कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर काजी फायज ईसा साहब ने उन्होंने जान छुड़वा ली। दूसरा, मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल होना था सिविलियन का, वो मामला भी फिल वक्त टल गया। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो जरदारी, जो ख्वाब उन्हें दिखाया गया था, जिस वजह से वो इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, वो ख्वाब ये था कि अब आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा शहबाज शरीफ की छुट्टी। क्योंकि शहबाज शरीफ को इससे पहले फैसल वावडा, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों के एलानिया नुमाइंदा हैं, वो कह चुके हैं कि इससे पहले जब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने ट्राई की थी तरमीम लाने की, वो नाकाम हुए, तो फैसल वावडा ने बाहर निकल के कहा था कि ये निकम्मी, नालायक और निखट्टू हुकूमत है। इससे यही तवक्को थी। तो जब पिंडी वाले शहबाज शरीफ को निकम्मा, नालायक और नाअहल करार दे चुके हैं, तो यकीनन उसके बाद बिलावल ने अगर ये बेड़ा उठाया और कामयाबी से हमकिनार किया, तो अब बिलावल का चांस तो बनता है। लेकिन क्या बिलावल मुस्लिम लीग नून के वोटों से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, या मुस्लिम लीग नून की अब तोड़फोड़ शुरू होनी है और वहाँ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना है पिंडी वालों ने? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो दरमियान का किरदार अदा कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रब्ता करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वोट बिलावल भुट्टो के वज़ारत उज़्मा के लिए मांग सकते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? सियासत में सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थोड़े सा सियासी सूझबूझ रखें और सियासी मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और फिर आप कहेंगे कि पिंडी वालों को क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ऐसा करें? पिंडी वाले इसलिए भी ऐसा करेंगे, आपने देखा कि उन्होंने ढारस नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिखरे हुए वर्कर्स को ये बनाई कि काजी फायज ईसा चला गया। ये पहली ढारस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बंधाई गई इस सारी हलचल के दौरान। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह सकते हैं कि हाँ, हमने काजी फायज ईसा से जान छुड़ा ली। दूसरी ढारस उन्हें यह बंधाई जा सकती है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आ जाएं वक्ती तौर पर प्राइम मिनिस्टर, तो ये उन्हें कहा जा सकता है कि देखा, शहबाज शरीफ ने आपके खिलाफ ये किया था, शहबाज शरीफ की भी छुट्टी हो गई। और अगर शहबाज शरीफ की छुट्टी हुई तो उससे पहले पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन टिकट कटा के वापस चले जाएंगे।
फिर पंजाब की बात आएगी तो पंजाब में किसके हेड ऑन कोलिजन पे कौन जाएगा। और अगर याया अफरीदी ने फार्म 45 और 47 में न्यूट्रल रहने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता फार्म 45 खुलने शुरू हो गए, तो यकीन माने ये पंजाब गवर्नमेंट भी रेत की दीवार साबित होगी और मरियम की भी फिर उसके भी मुश्किल दिन आ जाएंगे। ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक हल्की सी ओपनिंग नजर आएगी कि हाँ, हम सिस्टम में वापस आ सकते हैं, हमारी कुछ सूरत सियासी तौर पर बेहतर हो सकती है। और फिर मिलिट्री वाले बहुत अरसे से इस कोशिश में भी हैं, जो जरदारी साहब का फार्मूला है कि पाकिस्तान में 3 पार्टी सिस्टम कामयाब नहीं होता, यहाँ 2 पार्टी सिस्टम ही कामयाब होता है। इसलिए एक पार्टी को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एक पार्टी कौन सी एलिमिनेट होगी? इस वक्त मोस्ट वल्नरेबल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त हुकूमत में है, लेकिन अवाम में उसकी उस तरह जड़ें मजबूत नहीं हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। आप कहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन 2 सूबों में बल्कि अब उनकी हुकूमत है, वहाँ उनको कोई खतरा नहीं है। और केपी के में पीटीआई की हुकूमत है और केपी के में पीटीआई को भी कोई खतरा नहीं है। तो फिर अगर 2 पार्टी सिस्टम ही आना है तो फिर इनकी आएगी पीटीआई की वर्सेस पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग तो सिर्फ फार्म 45 खुलने की देर है। जिस दिन ये याया अफरीदी साहब ने कह दिया, तमाम जजेस को आज़ादी दे दी कि हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आप आइन कानून के मुताबिक गिवन टाइम के अंदर अंदर फार्म 45 47 का फैसला करें, 2-4 हल्के खुलना शुरू हुए, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बंदे भागते हुए नजर आएंगे, आपको यहाँ ग्राउंड पे खड़े नजर नहीं आएंगे। अब बात करते हैं कि ये हुआ क्या, मैंगल ग्रुप के बंदे किस तरह उठाए गए, पीटीआई के बंदे किस तरह उठाए गए। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के बंदे उठा लिए गए थे, लेकिन मौलाना साहब ने अपनी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मौलाना साहब ने आखिर तक जोर लगाते रहे। और तरामीम, जिस तरह वो कहते हैं मैंने सांप के दांत निकाल दिए और जहर का निकाल दिया, वो किसी हद तक उसमें कामयाब भी हुए और अपनी वो शर्मिंदगी भी उन्होंने मिटा ली कि मेरे बंदे उठा लिए गए हैं और वापस भी नहीं किए गए आखिरी दिन तक। अब जब मौलाना साहब खुद ऐलान कर चुके थे तो फिर वो बंदे भेज दिए गए होंगे और मौलाना साहब के पास आके उन्होंने वोट भी दे दिए। मैंगल ग्रुप को, अख्तर मैंगल को चैलेंज किया इन्होंने, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने। अब देखते हैं कि अख्तर मैंगल क्या करते हैं। फौरी तौर पर उन्होंने अपने दोनों सेनेटर से, नसीमा एहसान और कासिम रोहिजो से रिजाइन तो मांग लिया, लेकिन क्या अख्तर मैंगल साहब इंतजार कर रहे थे कि वो दुबई से अख्तर मैंगल साहब पाकिस्तान आ गए? आते ही उन्होंने अपने दोनों सेनेटर से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा और अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास, कहते कि फलान दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, अगर ये दोनों वहां शरीक होते तो ठीक, ना होते तो कहते कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वो नहीं आए और हमारा फैसला ये है। सेनेट में वो दोनों हैं, पार्लिमानी पार्टी कंसिस्ट ऑफ दोज 2 सेनेटर्स, वो नहीं आए, लेकिन ओवरऑल अपनी पार्टी की मीटिंग को बुला के फैसला सुना सकते थे। लेकिन उन्होंने वेट किया आखिरी वक्त तक कि ये वोट डाल लें, वोट काउंट हो जाए, जो तरमीम होनी है हो जाए, उसके बाद अब वो कह रहे हैं इस्तीफा दे दें। लेकिन अब वो बलूचिस्तान जाकर क्या करते हैं? जिस तरह गुज़श्ता रोज कोयटा में कोस्टल हाईवे बंद की इनके वर्कर्स ने, क्या अख्तर मैंगल साहब बाकायदा एलानिया दमादम मस्त कलंदर का ऐलान करेंगे? क्या वो सड़कों पर आएंगे? और अगर ऐसी सूरत होगी तो क्या वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं महमूद अचकज़ई, उनके साथ आकर बैठेंगे? और वहाँ जहाँ अल्लामा राजा नासिर अब्बास मुतहद्दा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले भी मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा अहमद रजा भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गौर अली खान एंड कंपनी भी हैं, क्या इन सब के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाएंगे मुतहद्दा अपोजिशन, जिसमें अगर पीर पघाड़ा ग्रुप को भी शामिल किया जाए, अगर कोई सूझबूझ हो पीटीआई वालों में तो उन्हें भी शामिल वो कर सकते हैं। और सिंध की 1-2 और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, केपीके की 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाहती हैं कि हमें बुलाया जाए, लेकिन गौर अली खान की शायद इतनी अप्रोच ही नहीं है या एक्सेस नहीं है या वो करना नहीं चाहते और उन पर इल्ज़ाम भी है कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं। अब ये नसीमा एहसान, जिन्होंने उस दिन सेनेट में आके रोते रोते कहा कि मैं मजीद बात नहीं कर सकती और मेरा बेटा उठा लिया गया, इस तरह की कहानियाँ आई। मेरे ख्याल में ये बेटा उठाने वाला सिर्फ बहाना है, असल बात तो कोई और होगी। इनके हस्बैंड सैयद एहसान शाह बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर रहे हैं, बलूचिस्तान के वजीर ख़जाना रहे हैं, और अब जब कुदूस बजिंजो की हुकूमत हटाई गई सरफराज बुगटी के आने से पहले, उस वक्त तक ये कुदूस बजिंजो की हुकूमत में मिनिस्टर फॉर हेल्थ थे। अब एक वजीर ख़जाना भी बंदा रहा हो, वजीर सेहत भी रहा हो और बलूचिस्तान में रहा हो जहाँ करप्शन की कहानियाँ आम हैं, तो ज़्यादा इम्कान ये है कि ISI वालों ने सैयद एहसान शाह साहब की फ़ाइलें ही सामने रखी होंगी, जिससे घबरा के वो यहाँ तक पहुँचे होंगे। वरना बेटा उठा लेना सिर्फ एक महज बहाना होगा कि बेटा उठा लिया गया और कहा कि वोट डाल दो जाके। और अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो आप सियासत में ही आप क्यों आते हैं? ये लोग जो बहाने करते हैं कि मेरा बेटा उठा लिया गया और मेरा कारोबार बंद कर दिया गया, जिस तरह जरका तैमूर कर रही हैं पीटीआई वाली। और ये नसीमा एहसान इससे पहले 12 से 18 तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी ग्रुप की तरफ से रहीं, फिर 21 से 27 तक ये बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की तरफ से रहीं। और इनके हस्बैंड, उन्होंने पाकिस्तान नेशनल पार्टी बनाई हुई थी अपनी, जो उन्होंने 6 सितंबर 2023 को जम की
मैंगल ग्रुप में, हालांकि इनकी मिसेज पहले मैंगल ग्रुप से सेनेटर मुंतखब हो चुकी थी। अब आते हैं कौमी असम्बली में क्या हुआ। कौमी असम्बली में इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक साहिवाल से उस्मान अली, गुजरात से चौधरी इलियास, विहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची, बाजोड़ से मुबारक जेब और खानेवाद से जहूर कुरैशी, ये हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुनहरिफ अरकान जिन्हें असम्बली में पहुंचा दिया गया है और अब इम्कान है कि वो वोटिंग में हिस्सा लेके ये तरमीम मंजूर कराएंगे। अब इन शहरों के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इनके घरों पे जाएं और वहां जाके कम अज़ कम इस अपने गुस्से का इजहार करें, बताएं कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी, हमने आपको वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे दिया था और आपने वहां पहुंच के हमारी वोट की कीमत लगाई, करोड़ों लिए, अरबों लिए, डर गए, दब गए, कमज़ोर साबित हुए। जो कुछ भी आपने किया, आपने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, पाकिस्तान के अवाम के साथ गद्दारी की, आपको मैंडेट इस चीज़ का नहीं था, आपने जो जाके कर दिया। दूसरी तरफ फैसल वावडा ने असेंबली में आके एक बड़ा बेहुदा सा इशारा किया जिसकी यहाँ आपको दिखाया भी नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि साबित ये हुआ कि बाप बाप ही रहता है, कोई बाप का बाप बनने की कोशिश ना करे। अब ये फैसल वावडा पता नहीं अख्तर मैंगल को कह रहे थे, मौलाना फजल रहमान को कह रहे थे या गौर अली खान पीटीआई वाले को कह रहे थे। यकीनन उन तक ये मैसेज उन्होंने पिंडी वालों का पहुंचाया फैसल वावडा ने कि वही बाप हैं, असल में आप कुछ नहीं है, आपके बंदे हमने उठाए, दीदा दलेरी से तीनों के उठाए और हमने अपनी मर्जी से वोट डलवाए। फिर वहां फैसल वावडा ये भी कहते हैं कि परिंदों को आज़ाद कर दो। इस पूरे ऑपरेशन के लिए ISI वालों ने जो कोड वर्ड था उनका वो बर्ड्स था कि बर्ड्स पिक कर लिए, बर्ड्स रख दिए, बर्ड्स बंद कर दिए, बर्ड्स को इधर ले जाओ, बर्ड्स को उधर ले जाओ, तो परिंदे का कोड वर्ड यूज कर रहे थे। और फैसल वावडा ने कहा कि वो डिग्गी से निकाल दो परिंदे, कुछ परिंदे तो ऐसे हैं जिन्हें हमें डिग्गी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो नंबर पूरे होंगे, निकाल दो बाकियों को डिग्गी से। तो ये औकात है इनकी, हमारे मुंतखब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की, जो बज़ाहिर आइन आन की तकरीरें कर रहे हैं और कई घंटों से किए जा रहे हैं। फैसल वावडा मजीद कहते हैं कि यह तरामीम का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी मजीद तरामीम आएंगी। इसका मतलब यह है कि पिंडी वाले जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल होना है उस अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटे और वो इमरान खान को वाकई वहां तक लेके जाना चाहते हैं। अल्लाह ना करे वो ऐसा करें, लेकिन उनके इरादे अभी तक वही हैं। ये सिर्फ डेमो दिया उन्होंने कि हाँ हम बंदे उठा के इस तरह वोट करवा सकते हैं, और अब जिस तरह फैसल वावडा कहते हैं कि मजीद तरामीम आएंगी, इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का, और अगर पाकिस्तान भर के लॉयर्स, अगर वो अदलिया की आज़ादी या उस हवाले से कुछ अपना कोई रखते हैं, अगर हमारे पाकिस्तान भर के लॉयर्स को 1 अरब 70 करोड़ के फंड्स जो उन्हें मिले हैं इस गवर्नमेंट से, वो अगर खा पी चुके हैं, तो अब डिकार मारें, बाहर आएँ और सड़कों पर आके एहतजाज करें और रजिस्ट करें कि पाकिस्तान की अदलिया के हाथ पांव काट दिए गए हैं और पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत को एक दफ़ा फिर 8 फरवरी के बाद दोबारा एक दफ़ा शिकस्त दे दी वर्दी वालों ने, बंदूक वालों ने, धौंस धांधली वालों ने और मैंडेट चोर हुकूमत ने। क्या वो ऐसा करने में कामयाब होंगे या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।